हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग गणित के शिक्षण शास्त्र भाग 2 डीएलएड सेकेंड ईयर के सेकेंड यूनिट का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के लिए गणित में सीखने की योजना बनाना क्यों आवश्यक है तथा इसे कैसे बनाएंगे। बच्चों में गणित के प्रति रुचि तथा जिज्ञासा बढ़ाने के लिए विषय की एक व्यवस्थित योजना बनाना काफ़ी आवश्यक है, जिससे बच्चे आनंद लेकर के विषय वस्तु को ग्रहण कर सकें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बच्चे गणित से काफ़ी डरते हैं। उन्हें गणित काफ़ी परेशान करता है और उन्हें गणित एक बड़ा दबाव वाला सब्जेक्ट लगता है। इसके लिए हमें सीखने की योजना इस प्रकार बनानी है, इस प्रकार से उस योजना को व्यवस्थित करना है कि विषय वस्तु आनंददायक बन जाए और बच्चे उसे आनंद लेकर के विषय वस्तु को ग्रहण कर सकें। सीखने की योजना का तात्पर्य किसी पाठ को विशिष्ट उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तनों की प्राप्ति के संदर्भ में आकर्षक ढंग से नियोजित करने से है। मतलब कि सीखने की योजना ऐसी हो जिसमें कि जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी आकर्षक बन जाए तथा उसका जो ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान से जाकर के जुड़ जाए। यह गणित शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था है। मतलब कि सीखने की योजना जो है हम लोग कब बनाएंगे। एक टीचर सीखने की योजना बनाएगा कक्षा के पहले, यानी कि शिक्षण के पहले वो सीखने की योजना बना लेगा। दैनिक योजना प्रभावी शिक्षण उपकरणों के रूप में प्रयोग की जाती है। अगर हम लोग डेली लर्निंग प्लान के तहत पढ़ाए तो ये हमारे लिए, एक शिक्षक के लिए एक प्रभावी उपकरण के तरह से काम करता है। गणित सीखने की प्रक्रिया के दौरान सीखने की योजना छात्रों की अपेक्षा अध्यापकों के कार्य पर अधिक बल देती है। मतलब कि सीखने की योजना में हम लोग देखते हैं कि उसमें अध्यापक को क्या करना है ये लिखा होता है, किस प्रकार से उसे पाठ को पढ़ाना है, कौन सी विधि लगानी है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो संपूर्ण पाठ योजना अध्यापक के कार्यों पर अधिक बल देती है। इसमें अध्यापक केंद्र बिंदु में काम करता है, यानी कि लर्निंग प्लान जो है वो टीचर सेंट्रिक है। ठीक है, फिर आगे देख रहे हैं, सीखने की योजना एक ब्लूप्रिंट ही नहीं बल्कि शिक्षक को एक निर्देश देने शिक्षण संबंधी क्रियाओं में तारतम्य स्थापित कराने, महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदुओं का ज्ञान कराने, प्रभावी शिक्षण विधि के चुनाव कराने आदि के सहायतार्थ साधन भी है। मतलब कि सीखने की योजना एक ढांचा ही नहीं, एक फॉर्मेट ही नहीं है, यह एक ऐसा हथियार है जो शिक्षक को बताता है कि किस प्रकार से विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं में संबंध स्थापित किया जाए, महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदुओं का ज्ञान कराने में ये सहायक है। प्रभावी शिक्षण विधियाँ जैसे कि डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, आगमन विधि, निगमन विधि, ये सब इसके चुनाव करने में ये सहायक है। ठीक है, सीखने की योजना अध्यापक के लिए एक खिड़की का काम करती है। सीखने की योजना अध्यापक के लिए एक खिड़की का काम करती है, जिसमें से झांक कर वह अपने छात्रों के अंदरूनी विशेषताओं, क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करता है। मतलब कि सीखने की योजना, इस पॉइंट से हम लोग को समझ में आ रहा है कि सीखने की योजना जो है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन में भी काफ़ी सहायता प्रदान करती है। इसके तहत शिक्षक छात्र के अंदरूनी विशेषताओं तथा क्षमताओं को पहचान सकता है और उसी हिसाब से काम कर सकता है। इसके अलावा सीखने की योजना में ऐसी सामग्री, गतिविधियां
का इस्तेमाल उपयोगी होता है जिनसे विचार विकसित हो और अभ्यास का मौका मिले। मतलब कि सीखने की योजना में हम लोग ऐसी सामग्री तथा गतिविधियों का उपयोग करें जिससे कि बच्चों में नए विचार विकसित हों तथा अभ्यास का मौका मिले। बच्चों को मतलब कि जो पढ़ाई के समय सीखने की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि शिक्षण के साथ साथ अभ्यास का भी मौका मिले। दूसरी ओर शिक्षक को कक्षा की सच्चाइयों का भी सामना करना पड़ता है। मतलब कि कक्षा की सच्चाइयों का मतलब क्या कि कक्षा में डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह के छात्र होते हैं जिनकी विशेषताएं अलग होती हैं। कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, कुछ सोशली बैकवर्ड होते हैं, कुछ हैंडीकैप्ड होते हैं। तो उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रख करके शिक्षक को पढ़ाना है। इन सच्चाइयों में सामाजिक, आर्थिक तथा ढांचागत भिन्नताओं के अलावा पाठ्य वस्तु को लागू करने और मूल्यांकन करने से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। मतलब कि हर विद्यार्थी का मूल्यांकन अलग तरीके से होगा। जो मान के रखिए कि थोड़ा सा बैकवर्ड ग्राउंड से आ रहा है, जिसका बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत नहीं है, वो कमजोर बैकग्राउंड से है, या फिर वो विशिष्ट बालक है, तो उसके लिए अलग जो है मूल्यांकन विधि लगानी पड़ेगी। इसके अलावा पाठ्यक्रम नियोजन के कई चरण हैं, जिसमें पहला है यह तय करना कि कौन सी विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले जो योजना बनाएंगे हम, तो पहले ये तय करेंगे कौन सी विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी। इसके बाद यह तय किया जा सकता है कि आप बच्चों में कौन सी क्षमताओं को विकसित करने की उम्मीद रखते हैं। मतलब कि आपका उद्देश्य क्या है, इसका कहने का मतलब ये है। सीखने की योजना बनाना निम्न कारणों से भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, देखते हैं। सीखने की योजना कक्षा में उचित शैक्षिक वातावरण बनाने तथा प्रभावी शिक्षण के लिए अनिवार्य है। देखिए, सीखने की योजना जब एक शिक्षक बनाता है तो वो अपना एक फॉर्मेट तैयार करके क्लास में जाता है, ठीक है, कि उसे उसका उद्देश्य क्या है, उसके माइंड में ये क्लियर होता है, कौन सा पॉइंट उसको पढ़ाना है ये क्लियर होता है। तो प्रभावी शिक्षण में तो सहायक है ही, और उचित शैक्षिक वातावरण बनाने में भी सहायक है। क्योंकि सीखने की योजना बनाने से पहले वो अपने माइंड में मेकअप कर लेता है कि इस कक्षा में किस तरह के छात्र हैं, इसमें समावेशी कक्षा है, तो उस हिसाब से वो पढ़ाता है। इस तरह से उसका शिक्षण प्रभावी हो जाता है। तो सीखने की योजना शिक्षण के कार्य को नियमित तथा संगठित बनाती है। सीखने की योजना जो है शिक्षण कार्य को नियमित तथा संगठित बनाती है। नियमित का मतलब है कि रेगुलर, मीन्स जो कार्य होगा शिक्षण का वो रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा, ठीक है। और क्योंकि उसको शिक्षक को अपना पॉइंट पता है कि हमें क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कब कितने समय पढ़ाना है, कितने समय तक इसको पढ़ाना है, तो इस प्रकार वो रेगुलर चलता रहेगा। सीखने की योजना के द्वारा पाठ्य वस्तु का संगठन भी अच्छे से हो जाता है। मतलब कि अगर सीखने की योजना अगर हम बना लिए तो उसमें पाठ्य वस्तु जो हमको पढ़ाना है वो हर कालांश के लिए हम पाठ्य वस्तु को बांट देते हैं। इस प्रकार से हम एक कालांश में किसी एक निश्चित पाठ्य वस्तु पर अच्छा ध्यान देते हैं, उससे बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं उसको, जिससे कि बच्चों में वो उसकी समझ विकसित हो जाती है। यह योजना प्रतिदिन के कार्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश देती है। मतलब कि सीखने की योजना जब बना लिए तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये सिस्टमेटिक वाइज डे बाय डे का एक डायरेक्टरी हम लोगों के लिए हो जाता है। ये निर्देशक का काम करता है। अध्यापक आत्मविश्वास के साथ अप्रत्याशित स्थितियों का सामना कर सकता है। अप्रत्याशित स्थितियों का मतलब ये होता है कि मान के रखिए कि हम कुछ लेसन प्लान बना करके गए, लेकिन उसके इतर यानी उसके अलावा उसके बाहर कोई एक क्वेश्चन आ गया, या फिर जैसे कि हम अगर कोई शिक्षण विधि लेकर के गए हैं, वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हम जो है प्रयोग विधि से पढ़ाएंगे या खेल विधि से पढ़ाएंगे, और वो शिक्षण मेथड वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो सीखने की योजना जब हम बनाते हैं तो उससे ये भी क्लियर हो जाता है कि अगर आगे चल करके कि हमको इस तरह का स्थिति का सामना करना पड़ेगा तो किस प्रकार से हम उसके साथ डील करेंगे।